ओके, तो फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर फ्रिक्शन। और सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। चैप्टर कैसा है, वेटेज कैसा है जेई में, और किस तरीके से एक क्वेश्चंस आएंगे इसको। तो चैप्टर काफ़ी अच्छा है, जिसको एनएलएम अच्छे तरीके से आता है उसको फ्रिक्शन भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अपर साइड में, मतलब एक फोर्स हमेशा इंक्लूड करके चलना पड़ेगा, डेट विल बी द फ्रिक्शन। और इसका वेटेज अगर हम लोग बात करें तो जेई में इसका वेटेज मतलब लगभग मान लो कि हाँ क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चांसेस भी नहीं है और नहीं आने के भी चांसेस नहीं है। मतलब मान सकते हो 40% चांसेस है कि फ्रिक्शन से क्वेश्चन आ जाए, या फिर इसका अप्लीकेशन दूसरे चैप्टर्स में आ सकते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर्स के बाद से जो हम लोग पढ़ने जाएंगे ना, उसके बाद से वो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे। जेई मेंस चाहे जेई एडवांस में क्वेश्चंस आएंगे। इस साल के पेपर 2020 में भी जेई में ये क्वेश्चन फ्रिक्शन से पूछा गया था। तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि हाँ जेई मेंस में फ्रिक्शन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे टफर पार्ट में चले जाएं कि फ्रिक्शन में सबसे टफ पार्ट कौन सा होता है, तो सबसे टफ पार्ट 2 ब्लॉक प्रॉब्लम होता है, 3 ब्लॉक प्रॉब्लम होता है। जब ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख दिया जाता है तो उस समय काफ़ी टफ क्वेश्चन बन जाता है, और मुझे उस टाइप के क्वेश्चन को करने में अच्छे तरीके से आसानी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो प्रॉब्लम हम लोग अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। जेई में कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी आए हैं, उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ थे फ्रिक्शन के बारे में। चलो अभी स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन है क्या चीज़, पहले इसके बारे में जानते हैं। फ्रिक्शन लगता क्यों है, फ्रिक्शन का अमाउंट कितना होगा, कितने तरह के फ्रिक्शन होते हैं, ये सारे चीज़ हम लोग साथ ही साथ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज़, फ्रिक्शन क्या है। तो फ्रिक्शन जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो किसी भी दो बॉडी के बीच में लगती है। तो फ्रिक्शन, मैं पॉइंट वाइज लिखूंगा, सेंटेंस ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रिक्शन इज एन electromagnetic force in nature. This always occurs whenever whenever there is a relative motion between the surfaces of the object, between the surfaces of the object। नेक्स्ट चीज़ है कि फ्रिक्शन जो है वो ऑलवेज सरफेस के अलोंग लगता है। ऐसा नहीं कि बॉडी दूसरा शेप का होगा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द सरफेस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ if there is external force applied on the block, then friction will always act। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर किसी भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे होंगे तो फ्रिक्शन आएगा। बोलो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है।
दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स आएंगे तभी फ्रिक्शन लगेगा। अगर सोचो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हो और नेट फोर्स जीरो हो जाए, एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हो लेकिन नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो फ्रिक्शन आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा सेंटेंस को देख करके समझना पड़ेगा। आता तो तुम्हें भी होगा लेकिन सेंटेंस में फंस गया। नेक्स्ट, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन। बोलो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे? फ्रिक्शन अपोज नहीं करता है मोशन को, फ्रिक्शन सपोर्ट भी करता है। तुम चल कैसे पाते हो? फ्रिक्शन के कारण से। फ्रिक्शन ही तो हेल्प कर रहा है। साइकिल कैसे चला पा रहे हो, बाइक कैसे चला पा रहे हो? फ्रिक्शन के कारण से। तो मोशन को अपोज नहीं करता है। किसी किसी केस में मोशन को अपोज करता है, लेकिन कुछ केसेस में फ्रिक्शन सपोर्ट भी करता है मोशन को। तो ये डेफिनेशन गलत है अगर कहीं पे भी तुम पढ़ते हो तो। जैसे कि मैंने एक ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक सिस्टम बनाया, कैपिटल एम मास और स्मॉल एम मास। मैंने सिर्फ नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया और नीचे फ्रिक्शन है, ठीक है, और इस जगह पे भी फ्रिक्शन प्रेजेंट है ब्लॉक के बीच में भी। तो ये ब्लॉक तो आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा, साथ ही साथ ऊपर वाला ब्लॉक भी मूव कर रहा है, लेकिन ऊपर वाले ब्लॉक पे तो मैंने फोर्स लगाया नहीं। इसका मतलब कौन मूव कर रहा है इसको? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसको मूव कर रहा है। तो फ्रिक्शन समटाइम्स अपोजेस द मोशन एंड समटाइम्स इट सपोर्ट्स द मोशन। जैसे कि कैपिटल एम मास के लिए, ब्लॉक के लिए बात करें तो कैपिटल एम पे सॉरी, कैपिटल एम वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। ये फर्स्ट सरफेस और सेकंड बोल लेता हूँ। तो फ्रिक्शन लगेगा इस पे पीछे की डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन था वो लगेगा आगे की डायरेक्शन में आपको। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, फ्रिक्शन फोर्स always exists in pair and both are action reaction, and both are action reaction pair। ट्रू है या फॉल्स? बोलो क्या लग रहा है सभी को, फॉल्स है या ट्रू है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। सही बात है, ये फ्रिक्शन ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट करता है। यहाँ तो मैंने दिखाया ही, इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा ऊपर तो नीचे वाले पे लगेगा पीछे। और ये दोनों जो फ्रिक्शन है ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है, साइमल्टेनियसली एक्ट भी कर रहा है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे भी लग रहा है, सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, और बोथ आर एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, फ्रिक्शन, हाँ बोलो। सिंगल ब्लॉक में एक बनता है फ्लोर और दूसरा बनता है ऑब्जेक्ट। जैसे ये कैपिटल एम ब्लॉक है तो इस पे आगे, सॉरी पीछे की डायरेक्शन में लगा फ्रिक्शन F1, और फ्लोर पे लगेगा आगे की डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आया क्या? हम्म, तो ये हो गए हमारे स्टेटमेंट्स कुछ। और क्या था, नेक्स्ट फॉर सप्लाई। तो फ्रिक्शन जो है वो कब लगता है? जब भी किसी भी दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो या फिर होने की कोशिश करे। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी दो सरफेस के बीच में
रिलेटिव मोशन हो रहा है, जैसे कि मैंने फोर्स लगाया और ये आगे की डायरेक्शन में एक्सलेट कर रहा है, तो ये पॉइंट P है और नीचे वाला P डैश है, सो देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन P एंड P डैश, देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन P and P dash, so friction will act. ठीक है, फ्रिक्शन लगेगा। पहला चीज रिलेटिव मोशन हो रहा था, दूसरा क्या है, फ्रिक्शन तब भी लगेगा जब रिलेटिव मोशन होने की कोशिश नहीं करेगा। ये अगर ब्लॉक है कैपिटल एम मास का और तुमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, छोटा सा फोर्स लगाया, लेकिन ये मूव नहीं कर पा रहा है, और मूव नहीं कर पा रहा है इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, और नेट फोर्स जीरो है, तो मैं बोल सकता हूँ कि दूसरा फोर्स और कोई नहीं, फ्रिक्शन ही है जो कि इसको रोक करके रखा है। तो फ्रिक्शन जो है वो कैपिटल एफ के बराबर होगा इफ इट इज स्टेशनरी, तो एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन ये ब्लॉक की टेंडेंसी है कि वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है ना। सो मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ, इफ इफ देयर इज रिलेटिव मोशन, नीचे में लिखता हूँ, if there is relative motion between the objects, between the surface, हमेशा लिखना बेटर होता है, between the surface in contact or it tries for the same, then friction acts on the block या फिर on the surfaces of each object, ऐसा। तो फ्रिक्शन तब आएगा जब रिलेटिव मोशन हो रहा हो या फिर रिलेटिव मोशन होने की भी कोशिश करें, तो दोनों टाइम पे फ्रिक्शन लगेगा। अब डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे, उसके बाद फिर रीजन देखेंगे। हाँ बोलो। बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल लगेगा, जरूरी नहीं है। हाँ लगेगा। मैंने क्या बोला है, जब रिलेटिव मोशन हो रहा हो, रिलेटिव मोशन होने के लिए फोर्स लगने की जरूरत नहीं है। रिलेटिव मोशन होने के लिए दोनों सरफेस के बीच में वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर वाला ब्लॉक मूव कर रहा है, नीचे वाला स्टेशनरी है, तो रिलेटिव मोशन हो गया ना। हाँ, इस ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे, अभी तो क्वेश्चंस भी आएंगे। तो दिस इज, हाँ अब डायरेक्शन देखते हैं हम लोग। अच्छा एक और चीज़ है, डेट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, उसे हम लोग देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। कोई भी ब्लॉक है और इस ब्लॉक को मैंने इसके सरफेस के ऊपर रख दिया है, और इसके ऊपर मैं एक एक्सटर्नल फोर्स आगे की डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ। तो इस ब्लॉक का मैं अगर एफ बी डी बनाऊंगा, तो इसमें दो चीज को शो करूंगा, एक नॉर्मल और दूसरा फ्रिक्शन। तो नॉर्मल जो है वो ऑलवेज इस डायरेक्शन में लगेगा, और फ्रिक्शन जो है, क्योंकि फोर्स मैं आगे की डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो फ्रिक्शन जो है वो पीछे के डायरेक्शन में लगेगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसे हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। सो द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल एंड द फ्रिक्शन इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। सो
आर इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ एन स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर। और इस एंगल को मैं अगर थीटा बोलूँ, जिसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी कहा जाता है, सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन अपॉन एन हो जाएगा। बराबर है क्या? और आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू एन होता है, तो मैं अभी पुट कर लेता हूँ। सो एन एन चला जाएगा, सो टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू म्यू, और इसे हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं। और ये क्या है हमारा कांटेक्ट फोर्स। दिस इज आवर कांटेक्ट फोर्स। और ग्राउंड पे अगर हम लोग देखेंगे तो ग्राउंड पे भी दो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक तो नॉर्मल नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा और एक फ्रिक्शन लग रहा होगा इसके ऊपर। नॉर्मल नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा ग्राउंड पे। और ब्लॉक पे ऑफ कोर्स इसके जस्ट अपोजिट, इधर फ्रिक्शन एंड नॉर्मल ऊपर। तो इसी का रिजल्टेंट को हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है क्या? tan थीटा इज इक्वल्स टू, चलो आगे चलते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से फोर्सेस वगैरह लगेंगे। सॉरी, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन का रीज़न क्या है। फ्रिक्शन जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, किस रीज़न से आ रहा है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन अगर लगेगा तो किस डायरेक्शन में लगेगा। रीज़न फॉर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का क्या रीज़न है। तो क्या रीज़न है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन लगने का दो रीज़न है मेनली। एक रीज़न है कि दोनों ब्लॉक के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाता है, और दूसरा रीज़न है कि उन दोनों ब्लॉक के बीच में टेम्पररी बॉन्ड्स क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फर्स्ट, पहला रीज़न इंटरलॉकिंग इंटरलॉकिंग ऑफ extended parts of one object into the other object। तो ये क्या चीज़ अभी हम लोग तुरंत समझेंगे। और दूसरा जो रीज़न है मेनली, दैट इज टेम्पररी बॉन्ड फॉर्मेशन between the molecules of two surfaces of each object in contact। चलो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है ये दोनों पॉइंट्स। तो लेट से कोई भी ब्लॉक है जो कि इसके ऊपर रखा हुआ है सरफेस के ऊपर, है ना, और इसका मास m है। मास को ना भी लें तो भी चलेगा, अभी मास को हटा देते हैं। तो ये सरफेस के ऊपर आराम से रखा हुआ है और हम लोग इस सरफेस को अच्छे तरीके से देख रहे हैं। और जैसे ही हम लोग इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक के ऊपर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्यों लगा उसके लिए हम लोग चलते हैं बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एकदम छोटा सा इस रीजन में जा करके इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि वहाँ पे हो क्या रहा है। तो जब हम लोग पूरे सरफेस का स्टडी करेंगे तो ये जो सरफेस है, जैसा हमें बाहर से स्मूथ दिख रहा है वैसा स्मूथ होता नहीं है। इसमें होते हैं जॉज, इस टाइप से अप एंड डाउन
जिग जैग पाथ होता है, पाथ नहीं मतलब कि जो सरफेस होता है रफ होता है ऐसा, ये रफ सरफेस होता है। तो ये है नीचे वाला सरफेस विच इज ग्राउंड, और इसके ऊपर होता है ब्लॉक, ब्लॉक का सरफेस। तो ब्लॉक का भी सरफेस काफी स्मूथ नहीं होता है, वो भी बहुत ज्यादा रफ होता है। हालांकि देख करके लगता है कि स्मूथ है, और तुम चाहे उसको फाइल कर लो, चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन ये रफनेस जो है वो खत्म नहीं होता है, ऐसे जॉज वगैरह बने रहते हैं। तो ये है तुम्हारा ब्लॉक। तो ये ब्लॉक का सरफेस हुआ, और नीचे वाला जो है तुम्हारा ग्राउंड का सरफेस हुआ। और इस जगह पे होता है इंटरलॉकिंग। ये जो पोर्सन इस तरीके से एक दूसरे को लॉक कर दिया है, जॉज जो है उसके लॉक हो गए, तो इस वाले सिचुएशन को बोला जाता है इंटरलॉकिंग। ऐसा जो कंडीशन प्रोड्यूस होता है इसको हाँ, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी। तो इसे कहा जाता है इंटरलॉकिंग, और ये इंटरलॉकिंग के कारण से फ्रिक्शन लगता है। लेट से कि अगर मैंने इस ब्लॉक को आगे की डायरेक्शन में मूव करा रहा हूँ, मूव करते जाएगा, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरलॉकिंग है, ये इंटरलॉकिंग हर एक जगह पे होते ही रहेगा। जब तक ब्लॉक मूव कर रहा है तब तक इंटरलॉकिंग होते रहेगा। तो ये पहला रीजन है जिसके कारण से फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा। तो ये क्या है, ब्लॉक अभी इन मोशन है, इन मोशन है। लेकिन जब ब्लॉक रेस्ट पे होता है, तो रेस्ट के टाइम पे क्या होता है, एक और प्रॉब्लम हो जाता है कि ये टेम्पररी बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं इसके आसपास में, ये क्या कर लेते हैं, टेम्पररी बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं जब रेस्ट पे होता है। इन मोशन में टेम्पररी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो मैं इसको पहले एट रेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद शो करता हूँ। तो ये नीचे ग्राउंड ऐसा, और ब्लॉक का नीचे में ग्राउंड। तो अभी ये रेस्ट पे है, एट रेस्ट। और जिस समय रेस्ट पे होता है, तो उस समय क्या होता है, इन दोनों के बीच में टेम्पररी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ऐसे ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स है, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स, सोचो। और ये टेम्पररी बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं इस तरीके से। तो जितने ज़्यादा पास हैं उतने ज़्यादा टेम्पररी बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। और फिर अब अगर इसको मूव करने की कोशिश किया जाए, तो दो केसेस बन गए, एक ऑलरेडी जो मूव कर रहा था, और दूसरा केस जबकि वो रेस्ट पे था, मूव नहीं कर रहा था। तो तुम मुझे बताओ किस समय ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? सेकंड केस में ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें इंटरलॉकिंग भी तो है, ये रेस्ट पे है, इंटरलॉकिंग भी है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी कर चुका है। तो ओवरकम करने के लिए जो फ्रिक्शन है यहाँ पे दो के कारण से आएगा। एक आएगा बॉन्डिंग को ओवरकम करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा, प्लस एक इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए भी एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स होगा सिर्फ और सिर्फ इंटरलॉकिंग को ओवर करने के लिए ही लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आया तो पूछो। पहले केस में ऑलरेडी मोशन में है तो बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मोशन में बॉन्ड थोड़ी ना फॉर्म करता है, जब तक तुम रेस्ट पे नहीं रखोगे तब तक तो बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। तो ये ऑलरेडी इन मोशन है, और मोशन में होने के कारण से ये सिर्फ और सिर्फ इंटरलॉकिंग के कारण से ही फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। लेकिन जैसे ही तुमने बॉडी को रेस्ट पे रखा, जैसे ही रेस्ट पे कर दिया, तुरंत बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। और इसको बॉन्ड को तुम एक रस्सी की तरह मानो, ये पतला सा थ्रेड है, और थ्रेड से तुमने इसको बांध दिया है ना, टाई कर दिया है। तो अब तुम्हारा इंटरलॉकिंग को भी ओवरकम करना है,
एंड दूसरा टेम्पररी बॉन्डिंग जो हुआ है उसे भी ओवरकम करना है। तो दो फैक्टर को यहाँ पे ओवरकम करना पड़ेगा। तो इन दोनों के रीजन से जो फ्रिक्शन होगा सेकेंड केस में ज्यादा हो जाएगा। आया ना? अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स मेरे पास कैटेगराइज हो गया। किस तरीके से कैटेगराइज हो गया कि अगर ब्लॉक मोशन में है और दूसरा अगर ब्लॉक रेस्ट पे है। तो दो तरीके के फ्रिक्शन होते हैं जनरली। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, ये हमारा रीजन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लगा क्यों। और कितने तरह के फ्रिक्शन होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। पहला हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन लेते हैं। और दूसरा होता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे स्टैटिक का क्या मतलब होता है, मैं तुम्हें नाम से ही समझा दूंगा और तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टैटिक मतलब एट रेस्ट होता है, ठीक है। और काइनेटिक मतलब इन मोशन, इन मोशन। और इस फ्रिक्शन को हम लोग एफ के से डिनोट करते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। और इस फ्रिक्शन को हम लोग एफ एस से डिनोट करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है क्या? तो बताओ ये जो केस वन है, केस वन किस तरह का फ्रिक्शन है, काइनेटिक या स्टैटिक? काइनेटिक फ्रिक्शन। और केस टू क्या है, स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तभी लगेगा जब बॉडी रेस्ट पे हो, और काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगेगा जब बॉडी मोशन में हो। दोनों साथ में नहीं लग सकता है। ऐसा नहीं कि काइनेटिक भी लगने लग गया और स्टैटिक भी लगने लग गया। ये हो गया। तो पहले स्टैटिक फ्रिक्शन देख लेते हैं, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग एफ एस से डिनोट करते हैं। और ये तभी लगेगा जब बॉडी रेस्ट पे हो, when there is no relative motion between the object but it tries for the same, then only static friction acts between the surfaces of the object to avoid relative motion। ये चीज, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा तब लगता है जब बॉडी रेस्ट पे होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों रिलेटिव मोशन को ही अपोज करता है। लेकिन स्टैटिक वाले केस में रेस्ट पे होता है और रिलेटिव मोशन होने की कोशिश कर रहा होता है। और काइनेटिक वाले में क्या होता है, वो ऑलरेडी मोशन में होता है और रिलेटिव मोशन हो रहा होता है। बराबर है? तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। एक ब्लॉक रखा हुआ है इसके ऊपर और इस ब्लॉक को धीरे धीरे करके फोर्स लगा करके खींचा गया। तो जैसे ही हम लोग फोर्स लगा करके खींचना स्टार्ट करेंगे, वैसे ही पीछे की डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन है वो भी बढ़ना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे धीरे। तुमने फोर्स लगाया काफी छोटा, 0.1 न्यूटन,
तो फ्रिक्शन 0.1 न्यूटन लगा सकता है, उतना लगा देगा। फिर तुमने बढ़ाया 0.2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, और इस तरीके से तुमने फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड को भी बढ़ाते गए, है ना। फ्रिक्शन जो मैक्सिमम लग सकता है, लेट से 5 न्यूटन लग सकता है। तो जैसे ही तुम यहाँ पे आगे के डायरेक्शन में कैपिटल ऑफ फोर्स 5 से बड़ा करोगे, तो अब फ्रिक्शन कितना लगने लगेगा, 5 लगने लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगा कि बॉडी आ चुका है मोशन में, तो तुरंत ये स्टैटिक से कन्वर्ट होकर के काइनेटिक में चेंज हो जाएगा, बराबर। इसको हम लोग अभी डिटेल्स में नीचे हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट से अभी हमने एक छोटा सा अमाउंट में फोर्स लगाया है विच इज लेस देन द काइनेटिक फ्रिक्शन, छोटा सा फोर्स लगाया। दिस स्मॉल एफ मैग्नीट्यूड में जो है वो बड़ा है, मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, देन कैपिटल एफ। तो ये क्या करेगा, रेस्ट पे रहेगा, मोशन नहीं करेगा। तो ये फ्रिक्शन देखा गया कि इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि दोनों सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट है उस नॉर्मल का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर इसका एफ बनाऊंगा तो आगे की डायरेक्शन में लगेगा कैपिटल एफ, ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल, और नीचे की डायरेक्शन में लगेगा एम जी, और पीछे की डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन। और अभी हम लोग को पता है कि ये स्टैटिक लगेगा क्योंकि ये रेस्ट पे है ये। तो देखा गया फ्रिक्शन ज़्यादा होता है अगर तुम्हारा नॉर्मल जाता है। लेट से कि तुम एक कार्ट लिए हो और कार्ट के ऊपर कुछ भी नहीं रखा है, तो तुम आराम से इसको सरफेस के ऊपर मूव करा सकते हो। लेकिन जैसे ही तुम इसके ऊपर बैठ जाओगे, अब तुम्हें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस सरफेस से मूव कराने के लिए। तो ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, फ्रिक्शन बढ़ गया, पीछे की डायरेक्शन में जो लग रहा था फ्रिक्शन वो बढ़ गया। तो ये फ्रिक्शन नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, इस सरफेस के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। सो ये इसको इक्वल्स टू मैं करूँगा म्यू इंटू एन के बराबर। सो दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। अब सभी को डिफाइन कर देता हूँ। एस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा एन इज नॉर्मल between the surface in contact, and third mu s। mu s is, वैसे म्यू को बोला जाता है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कांस्टेंट आया म्यू इसे बोला जाता है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए डिफाइन किया गया है, तो इसे बोला जाता है कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आएगा। म्यू को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए डिफाइन करना है मुझे, तो कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग इसको बोलते हैं। तो इस फॉर्मूला को हम लोग याद करेंगे। एक और चीज़ अभी हम लोगों ने बताया कि जैसे जैसे मैं फोर्स को बढ़ाते जाता हूँ वैसे वैसे करके फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ते जाता है। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम फोर्स जितना लग सकता है उतना ही लगाए, नहीं, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं बात को। एक ब्लॉक है मेरे पास जिसका मास है 10 kg, और मैंने एक फोर्स लगाया कैपिटल एफ विच इज ऑफ 1 न्यूटन लेट से, और इन दोनों सरफेसेस या फिर ब्लॉक के बीच में जो कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो दे रखा है 0.5 लेट से। तो पहले मैं फ्रिक्शन निकालूंगा कि फ्रिक्शन कितना लग सकता है। तो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इतना है विच इज म्यू एस इंटू एस, और ये हो जाएगा 0.5, और नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा एम जी के बराबर, कुछ 10 g। कैंसिल आउट हो जाएगा 10 से 10, ये हो जाएगा 50 न्यूटन। तो फ्रिक्शन जो है पीछे के डायरेक्शन में 50 न्यूटन लग सकता है।
लेकिन लगाएगा कितना? फ्रिक्शन कितना लगाएगा पीछे के डायरेक्शन में? उतना ही लगाएगा जितना रिक्वायर्ड है, 1 न्यूटन लगाएगा। ऐसा नहीं कि वो मैक्सिमम 50 न्यूटन लगा देगा। कभी तो ऐसा नहीं देखा हो कि आगे छोटा सा एक फोर्स लगाया, फ्रिक्शन ने अपना मैक्सिमम वैल्यू लगा दिया 50 न्यूटन और ब्लॉक पीछे की डायरेक्शन में एक्सलेट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं। इसका मतलब फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितना रिक्वायर्ड है। तो मैं एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट इसमें ऐड करने जा रहा हूँ, डेट कोई सा भी फ्रिक्शन हो, चाहे काइनेटिक हो चाहे वो स्टैटिक हो। काइनेटिक हमेशा मैक्सिमम लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कैन adjust their magnitude such that net force on it is zero. Net force on it is zero. ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स कैन एडजस्ट देयर वैल्यूज, और वो उतना ही फ्रिक्शन लगाता है जितना रिक्वायर्ड है, ना ज़्यादा ना कम, ताकि रिलेटिव मोशन जस्ट ना हो। वो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है, तो वो बस उतना ही फोर्स लगाता है ताकि इन दोनों सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट है उसके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। ये चीज़ हो गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? अब क्योंकि हमें पता है कि ये रेस्ट पे है, एट रेस्ट है, डायरेक्शन फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसे हर एक चीज़ को रिवाइज कर लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें सारे बात जो बताए गए हैं सारे कॉन्सेप्ट वाले बात बताया जा रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? बहुत सारे फोर्सेस लग सकते हैं, लेकिन जब फ्रिक्शन लगने की बारी आएगी तो वो फ्रिक्शन क्या करेगा, हमेशा ब्लॉक को रेस्ट पे रखने की कोशिश करेगा। इसका टॉप व्यू देखता हूँ, मैं ऊपर से देख रहा हूँ इसको, ठीक है। तो टॉप व्यू अगर देखूंगा तो लेट से ग्राउंड अब ऐसे करके है और तुमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, F इज इक्वल्स टू मान लो ना F1 मान लेता हूँ, और इस डायरेक्शन में लगाया F2 फोर्स। तो ये ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है, या फिर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स विच इज रूट अंडर ऑफ F1 स्क्वायर प्लस ऑफ F2 स्क्वायर, और मैंने बोल दिया है कि ये रेस्ट पे है। दो फोर्सेस तुमने लगाए हैं F1 एंड F2, ये ऐसे अंदर की डायरेक्शन में होगा। तो फ्रिक्शन जो फोर्स होगा वो हमेशा नेट फोर्स को जीरो करने की कोशिश करेगा, तो नेट फोर्स जीरो करने के लिए वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ताकि ये एफ नेट जितना है उतना ही मैग्नीट्यूड में ये हो। तो फ्रिक्शन फोर्स will be equals to F net and will also act in opposite direction of the resultant force। तो क्योंकि मोशन नहीं हो रहा है तो हमें डायरेक्शन सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या सीखने की ज़रूरत है कि नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन acts in opposite direction of net force on the block। स्टैटिक फ्रिक्शन का लगने का डायरेक्शन हमें पता चल गया। तो लेट से अगर ये एंगल थीटा आ रहा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा एफ एस कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा एफ एस साइन थीटा। और एफ एस साइन थीटा किसके बराबर होगा? F2 के बराबर। और एफ एस कॉस थीटा जो होगा
ये किसके बराबर होगा, F1 के बराबर। ठीक है, अभी इस पे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो मैं और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बराबर है क्या, समझ में आ रहा है सबको? हम्म। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का और फिर हमें समझ में आएगा। अच्छा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है? ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये कितना भी हो सकता है। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरीज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। ये 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। दूसरी जगह पे तुम्हें ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि ये 0 से 1 के बीच में होता है, लेकिन तुम दूसरे बुक अगर अच्छे बुक रेफर करोगे तो उसमें तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा कि ये जो फ्रिक्शन है ये 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। जनरली क्वेश्चन में तुम्हें हमेशा 0 से 1 के बीच में मिलेगा फ्रिक्शन जो है, वो इतना तुम्हें मिलेगा क्वेश्चन करने के टाइम पे। और एक दो क्वेश्चन तुम्हें देखने के लिए मिलेगा जिसमें जो फ्रिक्शन है वो 1 से बड़ा मिलेगा, लेकिन ये होता है। तो क्या किया गया उसके लिए, फ्रिक्शन इन्फिनिटी कब होता है उसे देखने के लिए क्या किया गया, एक वैक्यूम क्रिएट किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि सरफेस रखा गया और सरफेस को स्मूथ कर दिया गया और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया गया और फिर ब्लॉक रखने के बाद इसको मूव कराने की कोशिश किया गया। बराबर, जैसे वैक्यूम कर लिया। तो जब इस पे फोर्स लगाया गया तो देखा गया कि अगर वो सरफेस नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रखा होता और उसको फिर उसके ऊपर फोर्स लगा करके खींचते, उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता जितना इस केस में लगाने की कोशिश पड़ रही है। ऐसा रीज़न क्या था, इसके कारण इसके क्या रीज़न थे? रीज़न ये था कि जब कोई ऑब्जेक्ट्स वगैरह होता है और वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है तो बीच में गैपिंग क्रिएट करता है और उस गैप के कारण से कोई भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर आराम से स्लाइड कर सकता है। तो ये इस तरीके से गैप रहता है और यहाँ पे क्या होते हैं, एयर होते हैं, इस जगह पे एयर होगा। लेकिन जब एयर नहीं होगा तो वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच का स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम कर देगा और स्पेस जब पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूरा ही घट जाएगा। तो इंटरलॉकिंग काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाएगा। दूसरा रीज़न ये कि जब ये सरफेसेस कांटेक्ट में था तो उस समय ये जो इसके जॉज थे वो जॉज ग्राइंड होने लग जाते हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और ये टुकड़ा काइंड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स है। तुम ऐसा समझ सकते हो काफ़ी छोटा सा, जैसे कि मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फाइल करते हैं उससे डस्ट निकलता है ना। तुम किसी भी चीज़ को रब करो, देखो उससे डस्ट निकलेगा। बराबर, तो वो डस्ट पार्टिकल्स जब इसके बीच में आ जाते हैं तो काइंड ऑफ रोलिंग काफ़ी आसान हो जाता है। किसी भी बॉल के ऊपर रोल कर पाना कार्ड को या फिर किसी भी चौकोर शेप के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराना काफ़ी टफ होगा इस वाले में, लेकिन इस वाले में इजी होगा। तो यहाँ पे भी जो पार्टिकल्स है वो राउंड शेप में हो जाते हैं और फिर इन दोनों के बीच में गैपिंग क्रिएट हो जाता है और फिर इस ब्लॉक को मूव कराना आसान हो जाता है। ठीक है, वैसे हमारे कोर्स में है नहीं, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, जितना ज़्यादा पॉलिश करोगे उतना ज़्यादा उन दोनों के बीच का गैपिंग कम होने वाला है ना। समझ में आ रहा है ना? बोलो। अगर तुम वाटर के केस में बात करोगे, बीच में अगर पानी दे दिया तो फ्रिक्शन क्यों कम हो जाता है? फ्रिक्शन इसलिए कम हो जाता है क्योंकि उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं वो उतना फोर्स नहीं लगा रहे हैं जितना फोर्स ये वाले इन दोनों के बीच में लगता है।
और अब गैपिंग हो चुका है तो ये ऊपर लिफ्ट अप हो चुका है, तो अब इंटरलॉकिंग भी अवॉइड होगा। दो रीजन समझ में आए तुम्हें? कोहेसिव फोर्सेस होते हैं और एडिसिव फोर्सेस होते हैं, जो कि हम लोग सरफेस टेंशन में पढ़ेंगे। किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स कोहेसिव फोर्सेस और एडिसिव फोर्सेस से शो किया जाता है। जैसे वॉन्डरवॉल फोर्स तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में। हाँ, चलो ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम लोग आते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर। ओके, सो एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे पहले। तो क्वेश्चन ऐसा है, ये एक ब्लॉक है, एम मास का दे रखा है विच इज ऑफ 5 kg, और इसके ऊपर फोर्स लगाया गया ऑफ 10 न्यूटन, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया हुआ है स्टैटिक फ्रिक्शन इट इज गिवन 0.3। तो पूछा गया फाइंड वेदर द ब्लॉक विल मूव और नॉट। बहुत ही बेसिक चीज़ है, सभी कोई कर लो एक बार अच्छे से। हो गया? तो इस पे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg, और ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल, आगे की डायरेक्शन में लगेगा 10 न्यूटन का फोर्स, और पीछे की डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन। तो मैं पहले देखूंगा कि फ्रिक्शन 10 न्यूटन से ज़्यादा लग सकता है कि नहीं लग सकता है। तो सबसे पहला काम जो हमारा रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना। ये काम हम लोग हमेशा करेंगे। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, विच इज़ म्यू इंटू एन। तो यहाँ पे मैं एक ऐड कर देता हूँ कि जो फ्रिक्शन लग सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन, वो म्यू एन से लेकर के 0 के बीच में हमेशा लगेगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन लग सकता है। म्यू एस का वैल्यू में दे रखा है डेट इज 0.3, और नॉर्मल का वैल्यू एम इंटू जी हो जाएगा। तो ये कट गया और ये आ गया 15 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैक्सिमम लग सकता है 15 न्यूटन लग सकता है, तो वो 10 न्यूटन जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसको वो आराम से ओवरकम कर लेगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो 10 न्यूटन का लगेगा, और इसका एक्सलरेशन हो जाएगा 0, मतलब ये रेस्ट पे रहेगा। क्लियर है? तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू just avoid motion of the block। और कुछ सिचुएशन ऐसा दिया हुआ है कि ये वेज है और इसके ऊपर एक ब्लॉक को रख दिया गया, जिसका मास m है, और एंगल दे रखा है 37 डिग्री। निकालो तो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक स्टेशनरी रहे। सॉल्व करो इसको। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका एफबीडी बना लेते हैं, और इस ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस लगेंगे mg। एक mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उस mg का दो कंपोनेंट होगा, इधर mg साइन 37 और इस डायरेक्शन में mg कॉस 37, और इसके जस्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल, और पीछे सरफेस के अलोंग फ्रिक्शन लगेगा। और क्योंकि इसे मोशन को रोकना है, अवॉइड करना है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन।
और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम जी साइन 37 होना चाहिए। और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता कितना है, म्यू इंटू एन। ठीक है, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू का वो कितना होता है, म्यू इंटू एन। तो इसका वैल्यू मैं इस जगह पे पुट कर लेता हूँ, इधर आ जाएगा म्यू इंटू एन। और नॉर्मल कितना है इधर से निकाला तुमने, एन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस 37। तो इधर से आ जाएगा म्यू एम जी कॉस 37 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम जी साइन 37। एम जी और एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो जो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मेरा 1037 से बड़ा होना चाहिए। यस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1037 कितना हो गया, 3/4। ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम होगा तो फिर ये मोशन करना स्टार्ट कर देगा। और इसे हम लोग एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। आगे भी हम लोग देखेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप व्यू है, एक ब्लॉक रखा गया 10 kg का, और इसके ऊपर दो फोर्सेस लगाए गए हैं। एक फोर्स लगाया गया इस डायरेक्शन में विच इज ऑफ 15 न्यूटन, और एक फोर्स लगाया गया F2 विच इज ऑफ 20 न्यूटन। म्यूट कर लो सभी। एंड दिस ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। तो पूछा गया फाइंड द डायरेक्शन ऑफ static friction to avoid the motion of the block, and also find minimum coefficient of static friction। दूसरा find contact force। सॉल्व करें। तो इस जगह पे मुझे दो चीज़ निकालना है कि इसका मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, दूसरा चीज़ कांटेक्ट फोर्स कितना होना चाहिए। डायरेक्शन हमें पता है कि रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगा और उसका वैल्यू कितना होगा, रूट अंडर ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 25 न्यूटन। और इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन लग रहा है और इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन लग रहा है एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, और कितने एंगल पे लगना चाहिए, वो भी थीटा एंगल पे लगना चाहिए। और टेन थीटा अगर मैं निकालूंगा तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, थीटा, हाँ इसको ऐसा करता अल्फा ले लेता हूँ, अल्फा। तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा, 20/15 विच इज इक्वल्स टू 4/3। इस एंगल पे लगना चाहिए। और मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, सो म्यू एस इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एन, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू नेट फोर्स विच इज ऑफ 25 न्यूटन। और म्यू एस और नॉर्मल का वैल्यू कितना आ जाएगा, एम जी। तो मास है 10 kg और जी 10 must be greater than equals to 25, so mu s must be greater than equals to 0.25। ठीक है, ये आ गया mu s का वैल्यू। अब कांटेक्ट फोर्स देखना है मुझे। कांटेक्ट फोर्स के लिए मैं वापस से इसको इस तरीके से रख रहा हूँ, और ये हमारा ग्राउंड है। ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल, और पीछे की डायरेक्शन में एक रिजल्टेंट फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। रिजल्टेंट फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कितना,
वो भी 25 न्यूटन लगेगा, तभी तो ये स्टेशनरी रह पाएगा, है ना। तो नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू एम जी, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में एम जी लग रहा है, तो ये हो जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज आर, और आर इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ 100 का स्क्वायर प्लस ऑफ 25 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर मांगा होता तो tan ऑफ थीटा इधर से निकल के आ जाता है, डेट इज इक्वल्स टू म्यू, ये पहले ही हमने निकाला हुआ था। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, म्यू के बराबर, विच इज इक्वल्स टू 0.25। ठीक है, तब ये मूव कर जाएगा, 0.25 से कम हो, म्यू का वैल्यू एटलीस्ट, देखो पहले मैं फोर्स के बारे में बात करता हूँ। फोर्स जो है वो 25 न्यूटन लग रहा है, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 25 से तो बड़ा ही होना चाहिए ना, कम होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 25 से ज़्यादा ही होना चाहिए, तो वही इसीलिए मैंने लिखा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 25 न्यूटन से ज़्यादा होना चाहिए। और मैंने फिर स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू पुट कर लिया, विच इज़ म्यू एस इंटू एन, और नॉर्मल 10 जी होता है, और इससे मुझे निकल गया म्यू एस दैट इज इक्वल टू 0.25। तो मिनिमम इतना होना चाहिए, अगर इससे कम होता 0.25 से, तो यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका वैल्यू डिक्रीज हो जाता, ये हो जाता 20 न्यूटन, और ये लग रहा है तुम्हारा 25 न्यूटन, तो इम्बैलेंस हो जाता ना, इधर लग रहा है 25 न्यूटन, पीछे लग रहा है 20 मैक्सिमम, तब तो ये एक्सोलेट करने लग जाएगा। मु- हाँ, मुझे तो रेस्ट पे रखना है, एट रेस्ट है ना ये। स्टैटिक लगता ही तभी है जब रेस्ट पे होता है, स्टैटिक का मतलब यही है। तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो काइनेटिक फ्रिक्शन देखते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है। काइनेटिक का मतलब क्या होता है, इन मोशन। तो जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट के सरफेसेस मोशन में होंगे तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। तो whenever there is relative motion between the surfaces of the object, then the kinetic friction acts on it। काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं कितना होगा। तो ये मान लो सरफेस है, और सरफेस के ऊपर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो क्योंकि ये मोशन में होगा तो पहले मोशन मुझे शो करना होगा कि इसका डायरेक्शन किधर, ये मूव किधर कर रहा है। मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्सलेट भी कर रहा हो सकता है, डजेंट मैटर। लेकिन जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन दिया जाएगा तो हमें वेलोसिटी को देखना है, एक्सलेशन को नहीं देखना है, ठीक है। तो अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो ऑलवेज वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये हो गया हमारा डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड, इसमें भी देखा गया कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि नॉर्मल कितना है, और इसके लिए इसका भी वैल्यू जो आता है वो म्यू के इंटू एन आता है, और ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लगता है, ये एडजस्ट नहीं कर सकता है।
इसमें डिनोट कर देता हूँ मैं, म्यू के इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, और ये नॉर्मल बिटवीन द सरफेसेस। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के इंटू एन, इतना होता है। और हमें ये भी पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। इसका रीज़न ऊपर ही हम लोगों ने देख लिया था, क्या था रीज़न? इंटरलॉकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन था। इधर गया ये, यहाँ पे ये जब मैंने लिखा तो मैंने बोला कि ये जो चीज़ होगा वो बड़ा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये वाला फ्रिक्शन कम लगेगा। तो ये हमारा काइनेटिक वाला था और ये स्टैटिक वाला था। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ नीचे, नोट स्टैटिक फ्रिक्शन is greater than the kinetic friction। इसका मतलब ये बात तय हो गया कि जो हमारा स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक से बड़ा होगा। लेकिन जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है म्यू एस और म्यू के इक्वल, ठीक है? तो क्वेश्चन जरूर देख लेना कि क्वेश्चन में क्या बोला गया। जनरली इन क्वेश्चन static friction is assumed to be equals to kinetic friction। तो क्वेश्चन में अगर सिर्फ एक ही फ्रिक्शन दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, तो उस म्यू का मतलब तुम्हारा काइनेटिक भी है और उसका मतलब स्टैटिक भी है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्वेश्चन में अगर एक ही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है तो। अदरवाइज क्वेश्चन में वो मेंशन करेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का इतना वैल्यू है और काइनेटिक फ्रिक्शन का इतना वैल्यू, वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा। नहीं मेंशन किया है तो हमें एज्यूम कर लेना है कि हाँ वो दोनों इक्वल है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसके डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, वो किधर होगा? डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इट ऑलवेज एक्ट्स opposite to the direction of velocity of the object। तो अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में है और तुमने नेट फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगाया है, तो फ्रिक्शन जो है वो ऑलवेज वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इट ऑलवेज एक्ट्स इन टू द it always acts opposite to the direction of velocity of the object, not opposite to the net force on the plug। जैसे कि एग्जांपल देते हैं और एग्जांपल से तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेट्स से कि मेरे पास ब्लॉक है और वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, बराबर? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है ऐसा।
और इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दिया गया दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और इस पे इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स भी लगाया जा रहा है, बराबर। तो पूछा गया फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम। निकालो। 10 kg का ब्लॉक, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे देता हूँ मैं, म्यू एस इज इक्वल्स टू 0.2 ले लेता हूँ, और म्यू के इज इक्वल्स टू 0.15। ओके, वो सॉल्व करते हैं इसको। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो इस पे फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि ब्लॉक मोशन में है। इवन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फिर जो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन निकल के आता है स्टैटिक का या फिर काइनेटिक का, 100 न्यूटन से ज़्यादा भी होता तो भी जो इस पे फोर्स लगता, फ्रिक्शन फोर्स, वो हमारा काइनेटिक लगता। अब क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की डायरेक्शन में लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा म्यू के इंटू एन होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू के का वैल्यू पुट कर लो 0.15, और नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा 10 जी, तो कितना आ जाएगा 15 न्यूटन। और इस पे एक फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद की बात करूंगा मैं, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। तो इस तरीके से तुम डिसाइड करना, दो ब्लॉक प्रॉब्लम देता हूँ मैं। लेट से कि एक ब्लॉक रखा हुआ है और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कराया गया, इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कराया गया। ब्लॉक ए है और ब्लॉक बी है और ये ग्राउंड है, सभी के बीच में फ्रिक्शन है, तो मैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकालना। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस मोशन हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा बिटवीन ईच सर्फेसेस। सॉल्व करें इसको। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्लॉक ए बना लेता हूँ और फिर ब्लॉक बी बना लेता हूँ, और दोनों के बीच में सरफेसेस जो हैं उसको देख लेता हूँ, और फिर उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा। फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो ये आगे की डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो फ्रिक्शन बोलेगा कि भाई तुम रुक जाओ, ताकि ये दोनों जो पॉइंट है ए और बी ब्लॉक का कांटेक्ट में, उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। तो इसके ऊपर फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, और इस वाले ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। और जब ग्राउंड पे देखेंगे तो ग्राउंड तो बिल्कुल स्टेशनरी है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जब देखा जाएगा तो ऑफकोर्स ये पॉइंट आगे की डायरेक्शन में जा रहा है और ये पॉइंट रुका हुआ है। इस वाले ब्लॉक पे पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगने की कोशिश कराएगा ताकि ये रुका रहे, और सरफेस के ऊपर जो फ्रिक्शन रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा F2। ठीक है, अगर डायरेक्शन अगर ये सही आया हो सबका, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सबका आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन।
ढेर सारे ब्लॉक्स दिए गए हैं, ए बी सी डी, इतने सारे ब्लॉक्स हैं और ये जो है इस तरीके से रखा हुआ है और सभी के बीच में फ्रिक्शन है। ये जो आगे की डायरेक्शन में 2 से जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में 2 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में 2 से जा रहा है। तो सभी पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन तुम्हें बताना है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक वाला, ऑन ईच सरफेसेस। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि रिलेटिव मोशन किस तरीके से हो रहा है और फिर उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो सबसे बढ़िया जो तरीका होता है फ्रिक्शन डिसाइड करने का कि कौन से पे किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो मैं बताता हूँ कि ये हमारा ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है और ये सी है और ये डी है। सबसे बढ़िया तरीका रहता है कि मैं इसके ऊपर बैठ जाऊं, जो भी सरफेस के ऊपर देखना है ना उसके नीचे वाले सरफेस पे बैठ जाऊं, इस कांटेक्ट में जो सरफेस है उसके ऊपर मैं बैठ जाता हूँ। तो मेरे रेस्पेक्ट में ये वाला जो ए ब्लॉक है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, रिले कंपेरेटिवली इस डायरेक्शन में जाएगा। कितने से जाएगा, 4 से जाएगा। तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये ब्लॉक मेरे से दूर जा रहा है, तो ऑफकोर्स फ्रिक्शन इस पे इधर लगेगा। तो मैं फ्रिक्शन लगाऊंगा इधर और एक पे निकल गया तो दूसरे पे तो आराम से निकलेगा ही निकलेगा। अब मुझे इस सरफेस पे देखना है तो मैं इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ और इसके ऊपर चढ़ूंगा। उसके बाद फिर मैं बी ब्लॉक को देखूंगा। तो बी ब्लॉक मेरे रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है, मेरे से दूर या मेरे तरफ आ रहा है ना। ये ब्लॉक लगेगा कि इस डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो इस डायरेक्शन में आ रहा है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट ही मैंने यहाँ पे लेकर के आ गया ऑब्जर्वर के थ्रू। इस पे लगा, सॉरी ये F1 होगा इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ये F2 एक पे डिसाइड हो गया तो दूसरे पे तो हम लोग आराम से लगा ही सकते हैं। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। वापस से इसके ऊपर चढ़ करके बैठ जाओ और फिर बताओ ब्लॉक सी जो है वो तुम्हारे तरफ आ रहा है या दूर जा रहा है तुमसे। तुम 2 से जा रहे हो और ये ब्लॉक के पास आ रहा है, रिलेटिवली 1 से पास आ रहा है। और अगर पास आ रहा है तो नेट स्पीड इस डायरेक्शन में, तो इस पे फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शन जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। और ग्राउंड तो आराम से पता चल जाता है, ग्राउंड के फ्रेम में देखेंगे तो ये तो स्टेशनरी है नीचे वाला पॉइंट, ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो इसके पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग जाएगा। समझ में आया। ये सबसे इजीएस्ट वे है। हाँ बोलो। कौन सा अलग अलग, डी के केस में कहाँ पे, इस जगह पे, इस सरफेस पे डी ब्लॉक किधर जाएगा। अभी तो मैं इस इंस्टेंट पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन दिखाया हूँ, डी ब्लॉक किधर जाएगा क्या मतलब है। वो तो जाएगा आगे ही इस इंस्टेंट पे, क्योंकि 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है और फ्रिक्शन लगेगा पीछे। फ्रिक्शन लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ब्लॉक स्टॉप हो चुका है, कुछ टाइम के बाद स्टॉप होगा। वो टाइम 1 सेकेंड, 100 सेकेंड या फिर 0.01 सेकेंड भी हो सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं डेट इज ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन।
तो फ्रिक्शन का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, और इसमें हम लोग दोनों को एक साथ एनालाइज करेंगे। कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है और कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, और अच्छी तरीके से क्लियरिटी आएगा इस वाले में। ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का ग्राफ क्या होगा। तो पहले एक केस एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, और केस के साथ फिर सिनारियो आएगा, और सिनारियो के साथ फिर ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ के लिए इस जगह पे मैं स्पेस छोड़ देता हूँ, और इस जगह पे मैं ब्लॉक बना लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक ब्लॉक है जो रखा हुआ है इसके ऊपर, और इस पे फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना। और इस पे दो फ्रिक्शन दिए गए हैं, एक तो कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और एक काइनेटिक फ्रिक्शन है। 0.2 ले लेता हूँ कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन 0.15 ले लेता हूँ, क्योंकि इस काइनेटिक को थोड़ा सा कम रखना था हमें। और इसका मैं मास ले लेता हूँ 10 kg, 10 kg ले लेता हूँ। और इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं कि मैं अब फोर्स के वैल्यू को स्लाइटली धीरे 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 करके इंक्रीज करना स्टार्ट करूंगा, और फिर हम लोग इसको देखेंगे कि क्या होता है। तो इस जगह पे मैंने एक टेबल बनाया है ऐसा, और इधर मैं पुट कर रहा हूँ एफ का वैल्यू, और फिर इस जगह पे कि कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक लगेगा या फिर काइनेटिक लगेगा, नेचर ऑफ फ्रिक्शन, और इस जगह पे मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ऐसा कर दिया। चलो अब आते हैं इस जगह पे। तो सबसे पहले मैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है और मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है उसे निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू एस इंटू एन, और इसका वैल्यू कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। और फिर हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे, और इसका वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करके निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, डेट इज 15 न्यूटन। अब मैं एफ का वैल्यू को स्लाइटली धीरे धीरे करके इंक्रीज करूंगा। तो पहले मैंने एफ का वैल्यू रखा, धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं 5 न्यूटन। 5 न्यूटन रखेंगे तो कैसा फ्रिक्शन लगेगा बोलो, स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है तो स्टैटिक होगा। और मैग्नीट्यूड कितना लगेगा फ्रिक्शन का, 5 न्यूटन, क्योंकि नेट फोर्स करेगा वो 0। एफ बना करके दिखा देता हूँ। आगे की डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, पीछे की डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल, और नीचे की डायरेक्शन में लगेगा एम जी। और इस जगह पे जो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की डायरेक्शन में वो काइनेटिक हो या स्टैटिक, इस जगह से डिसाइड करेंगे। आगे मैंने फोर्स को और बढ़ाया, कर दिया मैंने 10 न्यूटन। तो फिर से क्या लगेगा, स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन। और मैग्नीट्यूड धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, मैंने और बढ़ाया वैल्यू को, और वैल्यू कर दिया अब 15 न्यूटन। तो बोलो ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा इस इंस्टेंट पे या नहीं आएगा। मैं 16 कर लेता हूँ, 16 कर लेता हूँ। तो क्या ब्लॉक मूव करेगा या नहीं? ब्लॉक नहीं मूव करेगा, और इंस्टेंट पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, 16 न्यूटन ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुमने इसको 16 न्यूटन किया है तो स्टैटिक फ्रिक्शन पहले ओवरकम होगा, उसके बाद ही ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन 20 न्यूटन लग सकता है, तो ये अभी ओवरकम नहीं हुआ है, और ये ब्लॉक को मूव नहीं करने देगा। अब और आगे मैं फोर्स को बढ़ाया, फ्रिक्शन फोर्स मैं कर दिया 18 न्यूटन, या फिर उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग, 18 न्यूटन कर देता हूँ मैं।
अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और मैग्नीट्यूड कितना होगा 80 न्यूटन। अब क्या होगा कि मैं जस्ट 20 न्यूटन से थोड़ा सा ज़्यादा लगाया, 20.0000001, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पे अ- अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, और जो फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लगेगा वो कितना लगेगा, अब लगेगा 15 न्यूटन, क्योंकि तुम्हारा नेचर चेंज हो गया ना, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लग गया। और अगर सपोज तुम्हारा फ्रिक्शन का वैल्यू होता 19.999 इतना होता, तो अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता, और पीछे की डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता वो भी 19.99 लगता। इस जगह पे थोड़ा सा गैप आया, बराबर है क्या, बोलो। एग्जैक्टली 20 होता तो उसके बारे में भी ग्राफ पे डिस्कस कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। और जब तुमने 21 कर लिया तो अब तो कुछ भी कर लो तुम, काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगना है, और ये 15 न्यूटन ही रहेगा। तो इस जगह से हमारा नेचर ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो गया, लेकिन इससे पहले तक फ्रिक्शन वैसा का वैसा था। तो इसका ग्राफ कैसा होगा वो देखते हैं। इसका ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, फ्रिक्शन इस वाले पे, फ्रिक्शन विथ, किसी जगह पे तुम्हें टाइम के साथ मिल सकता है या फिर किसी भी जगह पे एक्सटर्नल फोर्स मिल सकता है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। इसका ग्राफ सबसे पहले क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 5 न्यूटन था तो फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन, 10 न्यूटन लगाया एक्सटर्नल, 10 न्यूटन, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगा। इस जगह से स्ट्रेट लाइन ऐसा, और ये तब तक स्ट्रेट लाइन रहेगा जब तक कि ये इस वाले वैल्यू तक नहीं पहुंचा है। जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है तो इस जगह पे एक छोटा सा किंक आता है, ये ऐसा। और ये किंक क्यों आया, इसका क्या रीजन है अभी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, उसके बाद ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ा नहीं सकते हो, चाहे कितना भी तुम अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाओ, ऐसा। ये ऐसा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। तो देखो ये जो फोर्सेस थे फ्रिक्शन वाले, अब कितना भी तुम आगे के फोर्स को बढ़ाओ, इंक्रीज करो, लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड में अब हमारा चेंज नहीं होने वाला। सो दिस इज व्हाट, दिस इज स्टैटिक या काइनेटिक, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। और इस जगह पे क्या है हमारा, स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और देर इज ऑलवेज सम गैप बिटवीन these two forces, static। तो एग्जैक्टली exactly अगर 20 लगाओगे तो उस समय जस्ट बॉन्डिंग जो होगा वो टूटने की कोशिश कर रहा होगा और ओवरकम करने की कोशिश कर रहा होगा, और इंटरलॉकिंग भी एक दूसरे से ओवरलॉक जो ओवरकम करने की कोशिश कर रहा होगा, और वो तोड़ करके आगे की डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा होगा। तो लेट से तुमने जस्ट 20 से एबव लगाया है या फिर 20 लगाया है, तो जो फोर्स लगाया तुमने
20 लगाया और पीछे की डायरेक्शन में अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा, स्टैटिक नहीं लगेगा, तो ये आगे की डायरेक्शन में एक्सलरेट करना स्टार्ट कर देगा। ये जो 20 था, दिस वाज द लिमिटिंग फोर्स, और ये लिमिटिंग फोर्स कौन सा था? स्टैटिक फ्रिक्शन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू। तो इसके बीच में जो गैप आया, ये जो फोर्स के बीच में जो गैप दिख रहा है, वो यही है, that capital F minus of kinetic friction is equals to mass into acceleration। स्टार्टिंग में एक्सलेशन कितना था? 0 था, और जैसे ही तुम्हारा 20 से थोड़ा सा ऊपर हुआ, ये अचानक से एक्सलरेट करने लग गया, और एक्सलरेट करने लगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 20 माइनस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू विच इज 15, मास है 10 इंटू एक्सलेशन। सो एक्सलेशन विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तुम सोचो कि तुमने 0.1 एक्सलेशन तो पाया ही नहीं, या फिर 0.2 एक्सलेशन तो पाया ही नहीं, ये एक्सलेशन डायरेक्ट जंप कर गया 0.5 पे, है ना? तो ये एक, ये जो किंक है वो उसी के कारण से आता है, इसको हम लोग किंक बोलते हैं, जो कि इन दोनों के फ्रिक्शन के गैप के कारण से होता है। हाँ बोलो। हाँ, नहीं नहीं, वो अचानक से टूटता नहीं है। ऐसा नहीं कि अचानक से पूरा का पूरा गायब हुआ, बीच में हुआ क्या ऐसा पता नहीं है, ऐसा नहीं। वो तुम्हारा टूटता है, लेकिन वो डिक्रीज होता है, शार्प डिक्रीज। तो एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, लेकिन एक कर्व तो जरूर होगा। वो डिपेंड करेगा तुम्हारा मटेरियल कैसा है। आयरन है तो वो बॉन्ड उस तरीके से टूटेगा, अगर वुड है तो बॉन्ड उस तरीके से टूटेगा। ठीक है। हाँ, हाँ हाँ, ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, थोड़ा शार्प होगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। लेकिन कैसा होगा वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है, और डिपेंड करेगा मटेरियल कैसा है, एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करेगा। तो ये जो वैल्यू था, ये एक्सटर्नल फोर्स का जब वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो गया या फिर उससे ज़्यादा हो गया, तो फिर ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट हो गया। ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस, अब करना स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर छोटा है, 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा फिर।